फिर से नमस्कार, मैं अरुण कुमार। चलिए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें को। उसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। तो पहला सवाल यह है कि पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, क्या है फ्रेंच बीन्स, पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मतलब आपको इसमें से बताना है कि एक ही थैले के अंदर आपने रखा है फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू, तो अलग अलग करेंगे तो कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीका आपके स्क्रीन पे हमने लिखवा रखा है। पहला है निष्पावन, चालन, थ्रेसिंग, हस्तचयन। क्या है? निष्पावन, चालन, थ्रेसिंग और हस्तचयन। देखिए निष्पावन क्या होता? निष्पावन का के हिंदी वर्ड में भी देखिए पवन लिखा हुआ और इसके इंग्लिश वर्ड में विनोइंग लिखा हुआ। तो आप समझ सकते हैं, इसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि निष्पावन वहां इस्तेमाल करते होंगे ना जहां पे हवा की जरूरत होगी, तो ये वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे दो तरह की वस्तुएं होती है, एक छोटी कम वजन वाली, कम भार वाली, एक अधिक भार वाले। तो जैसे भूसा अलग करना है हमको, इस टाइप का कोई चीज, तो हमको निष्पावन का इस्तेमाल करें। इसमें सूप से हवा दे के ऐसा अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो वैसा कुछ लगेगा नहीं। यहाँ पे एक फिर चालन हो गया, फिर थ्रेशिंग हो गया, हस्तचयन हो गया, हैंड पिकिंग। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं हाथ से चुन के अलग कर सकता हूं, इसलिए हम हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हस्तचयन का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हस्तचयन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है कि बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। ठीक है, बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाले लस्सी लेने की सलाह दी है। कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। ठीक, क्या लेना है? डॉक्टर ने क्या बोला है कि कम वसा वाली लस्सी। लस्सी आप सभी जानते हैं, वसा को इंग्लिश में फैट बोला जाता, आपको यह जानकारी है। तो क्या है कि बूझो की दादी है, उनको मधुमेह हो चुका है, तो डॉक्टर ने बोला है कि भैया कम वसा वाली लस्सी लीजिए। ठीक है, तो लस्सी कैसे बनेगा, लस्सी बनाने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी, ये 4 ऑप्शन में दिया गया है। आपको उस ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना। तो लस्सी कैसे बनाएंगे? एक है फिल्टरेशन, मतलब एक निष्पंदन, एक निस्तारण, एक मंथन और एक निष्पावन। निष्पावन हमने आपको बता ही दिया है कि वहां पे इस्तेमाल करते हैं निष्पावन का जहां पे एक हल्की और एक भारी वस्तु होगी। ठीक है, तो निष्पावन होगा नहीं। अब देखिए फिल्टर करके लस्सी बनता नहीं, डिकंटेशन निस्तारण से बनता नहीं है। मंथन, मंथन में क्या करते हैं हम लोग लस्सी बनाने में, एक कोई बर्तन रखा हमने और उस बर्तन के अंदर दूध, दही और जो भी एक्स्ट्रा मेटेरियल मिलाना वो मिला के उसको मथ देते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसमें मथ देते हैं इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मंथन हो जाएगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, ये सब आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, तो वही चीज है, बहुत बेसिक नॉलेज है आपके केमिस्ट्री का। इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि निस्पंदन क्या है, निस्तारण क्या है, मंथन क्या है, निष्पावन क्या है। ठीक है, चलिए ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि निष्पंदन की विधि का उपयोग करके, अच्छा निष्पंदन क्या था? सो देखिए, निष्पंदन होता है फिल्टरेशन को निष्पंदन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि निष्पंदन की विधि का उपयोग करके। निष्पंदन मतलब क्या? फिल्टरेशन का उपयोग करके। फिल्टरेशन किसका उपयोग करके? फिल्टरेशन का उपयोग करके।
तो फिल्ट्रेशन का उपयोग करके आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो पहली बात हमको जानना पड़ेगा कि फिल्ट्रेशन होता क्या है। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, यहां पे एक जैसे लिक्विड है, ठीक है, और यहां पे एक बीकर टाइप का लेंगे और इसमें फिल्टर पेपर यहां पे लगाएंगे। कौन सा? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर रहे या फिर कोई भी चीज छानने वाला कोई भी चीज हो, जैसे गांव घर में मम्मी लोग क्या करती हैं कि वो साड़ी से या कुछ वैसे कपड़ा से भी छान दिया करती थी पहले, ठीक है। अब तो छानने के लिए छन्नी टाइप का भी आता है। तो ठीक है, फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करके कौन सा हम चीज को अलग कर सकते हैं। देखो, तो पानी में से तेल को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। पानी में नमक है, ये सब फिल्ट्रेशन से अलग हम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वाष्पीकरण करना पड़ेगा, वाष्पीकृत करना पड़ेगा, तो हम अलग नहीं कर सकते। दूध में चीनी मिला दिए तो ये भी हम अलग नहीं कर सकते। तो क्या अलग कर सकते हैं हम, किससे अलग कर सकते हैं? तो हम दूध में अगर कॉर्नफ्लेक्स मिला हुआ है तो कौन छानेंगे ना, तो कॉर्नफ्लेक्स अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, ठीक है। तो निष्पंदन की विधि का इस्तेमाल करके किससे किसको अलग कर सकते हैं? तो दूध में से कॉर्नफ्लेक्स को अलग करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स क्या हो गया? कॉर्नफ्लेक्स हो गया जैसे बच्चे चॉकलेट आते हैं ना खाने वाला, बना हुआ छोटा 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 छोटा, ठीक है, तो उसको कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डंठल के बंडलों से अनाज को अलग करना है। क्या अलग करना है? डंठल के बंडलों से, डंठल के बंडलों से अनाज को अलग करना, ठीक है। अच्छा, इसको समझने का एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मक्का तो जानते हैं आप, सारे लोग मक्का जानते हैं, ठीक है, जिसको भुट्टा भुट्टा भी बोलते हैं, हम लोग खाते हैं ठंडा के मौसम में स्पेशली भुट्टा गर्म करके। तो इसमें क्या होता, एक मोटा सा लेयर, एक डंठल होता है और इस पे दाना दाना ऐसे 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 कैसे अनाज होता, मकई होता। तो अब अगर हमको इसको अलग करना, ठीक है, तो कैसे अलग होगा? तो इसको अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, एक मशीन आता है, थ्रेशिंग मशीन। क्या आता है? थ्रेशिंग मशीन आता। तो थ्रेशिंग मशीन में रखते हैं वो, और थ्रेशिंग मशीन से अलग हो जाता है। तो कैसे अलग करेंगे? तो थ्रेशिंग से अलग करेंगे। तो जब भी सवाल में आपको आए कि डंठल से बंडल को अलग कर, डंठल के बंडलों से अनाज को अलग करना, ऐसा सवाल में जब भी आएगा ना, तो आप हमेशा थ्रेशिंग थ्रेशिंग लगाइएगा। थ्रेशिंग मशीन क्या कहते हैं, गांव घर में होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो वही सवाल है। अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या बोल रहा है सो देखेंगे। नीचे 4 मिश्रण दिए गए। ओके, तो मिश्रण क्या होता है, पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा मिश्रण क्या होता। मिश्रण क्या है, मतलब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं किसी भी तरीके से किसी भी अनुपात में मिल जाए। क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक। क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक वस्तुएं किसी भी अनुपात में मिला दी जाए। किसी भी अनुपात में, कोई अनुपात नहीं होता, किसी भी अनुपात में, मतलब किसी भी तरीके से मिला दी जाए। तो जो चीज हमको मिलेगा ना वही मिश्रण कहलाएगा। जैसे उदाहरण अगर हमको लिया जाए इसका और एग्जाम्पल की हम बात करते, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में जैसे आपने क्या किया, पानी में बालू मिला दीजिए, यह भी मिश्रण हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो चीज है, आप नमक मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, ये सभी क्या हो गया, मिश्रण हो गया। मतलब कोई लॉजिक नहीं, किसी भी तरीके से भी 2 या 2 से अधिक चीजों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रण। मिश्रण को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आप सबको पहले से है।
तो बोल रहा है कि नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, जैसे देखिए राजमा और काबुली चना को मिला एक मिश्रण, दाल और चावल को मिला दिए दूसरा मिश्रण, राइस फ्लेक्स मक्का को मिला दिए तीसरा मिश्रण, आलू चिप्स और बिस्कुट को मिला दिए चौथा मिश्रण। ये सब क्या हो गया, आपका मिश्रण दिया हुआ है 4। तो आपको करना है कि निष्पावन की विधि से किसको अलग कर सकते हैं ये बताइए। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि निष्पावन क्या होता है। तो निष्पावन का इंग्लिश हमने भी जस्ट बताया था, पहले ही सवाल में बताया था कि विनोइंग होता है। क्या होता है, विनोइंग। विनोइंग का मतलब हुआ, या निष्पावन का मतलब हुआ ना कि हवा से एक हल्की वस्तुओं को भारी वस्तु से अलग कर देंगे। जैसे कोई अनाज में उसका लेयर्स लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हवा दे के और उसको लेयर्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निष्पावन हो गया। गांव घर में ऐसा हम लोग करते भी हैं, हवा से मम्मी सूप से अलग कर देती हैं, ये सब हम लोग गांव घर में करते हैं। तो वही बोल रहा है कि निष्पावन की विधि से इस दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसको अलग कर सकते हैं। किसको अलग कर सकते हैं, देखिए पहले उसको मैं हटा देता हूं, तक लीजिए, ये सबको मैं हटा देता हूं। ओके, चलिए इसको भी हटा दिया, ये रहने देता हूं। और आइए किसको अलग कर सकते हैं ये हम देखते हैं। देखिए राजमा और काबुली चना लगभग एक ही जैसा है, तो अलग अलग भार वाली तो है नहीं, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो ये तो कर नहीं सकते, तो इसको मैंने क्रॉस कर लिया। दाल और चावल, इसको भी मैं अलग नहीं कर सकता, हवा से तो अलग नहीं कर सकता ना। राइस फ्लेक्स और मक्का, इसको मैं अलग कर सकता हूं क्योंकि दोनों का वजन अलग अलग है, अंतर है दोनों में, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, मतलब इसको अलग कर सकते हैं राइस और फ्लेक्स को। और आलू चिप्स और बिस्किट, इस दोनों का वजन भी अलग अलग होता है, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। चलिए, तो मैं निष्पावन की विधि से राइस फ्लेक्स और मक्का को अलग अलग कर सकता, आलू चिप्स और बिस्किट को अलग अलग कर सकता हूं। ये ऑप्शन देखिए कैसे मैच कर रहा है, 3 और 4, 1 2 नहीं, 2 3 नहीं, 1 3 नहीं, 3 और 4, 3 और 4 यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, ये बोल रहा है कि आपने घर में मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। ठीक है, सही बात है, हम लोग गांव घर से आते हैं तो घी बनते हुए हम लोगों ने देख रखा है नहीं। तो वही है कि आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। सही बात। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए, घी में नीचे बैठ जाता, जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं इंग्लिश में, अवसाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अवशेषों को अलग करने के लिए कौन सी पद्धतियों का, कौन सी विधि का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। देखिए वाष्पीकरण से काम होने से रहा नहीं, मंथन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, दो ऑप्शन निस्तारण है और एक निस्पंदन है। फिल्टर कर लीजिएगा आप, ये जब बनेगा तो आप क्या करेंगे, फिल्टर कर लीजिएगा, अलग हो जाएगा वो गंदगी कह लीजिए या फिर जो भी अवशेष बचे वो अलग हो जाएगा। तो वैसी बात, एक निस्तारण हो जाएगा और एक निस्पंदन फिल्टरेशन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 कहां मैच कर रहा है, 2 और 3 यहां मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, आप बार बार देखते होंगे बूझो और पहेली। क्या है बूझो और पहेली? देखिए एनसीईआरटी का जब आप बुक पढ़े होंगे ना, तो उसके अंदर 2 कैरेक्टर दिया हुआ है, एक बूझो और एक पहेली। तो उसमें क्या है ना कि बूझो पहेली एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, तो उसी सवाल जवाब को ना यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, और चूंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और भारत सरकार एग्जाम लेती है, बिहार सरकार एग्जाम लेती है, तो एनसीईआरटी से सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, संभावना एकदम बढ़ जाती है। इसलिए एनसीईआरटी को तो भरपूर पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। हम लोगों ने उसके लिए, उसको आसान करने के लिए उसके सारे बातों को एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना दिया और उसको पढ़िए आप, कम समय में ज्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ग्रीष्म काल में, मतलब गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के दिनों में, ठीक, ग्रीष्म काल में गर्मी के दिनों में, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा चल रहा है लेयर, दिक्कत होती है। यही देखते हैं
ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता। ठीक है, हम लोग भी जाते हैं। तो क्या हो गया भाई, एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी, छूट जाता, ये बेचारा छोड़ा नहीं होगा, छूट चुका होगा, इसे गलती से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था, कल गया होगा, दूसरे दिन गया होगा, देखा होगा कि बोतल में पानी बचा हुआ। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदों को देखा। ठीक है, पानी की बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ है? क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि एक बूझो नाम का बच्चा है, लड़का है, वो स्कूल गया और बोतल में पानी लेके गया था, आधा पिया आधा बचा हुआ रह गया और छूट गया उसको उसी स्कूल में। अगला दिन फिर जाता है तो फिर देखता है कि उसके जो खाली हिस्सा, बोतल अगर इतना बड़ा बोतल है तो ये यहां तक पानी भरा हुआ, इसका जो ये खाली हिस्सा, इस खाली हिस्से के भीतरी सतह पर ना, चूंकि पानी ऊपर नहीं है फिर भी ये इसके भीतरी सतह पर पानी की बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं। तो सवाल है कि ये बूंदें क्यों हैं, किस कारण से ऐसा बूंद बन गया। ठीक है, देखिए ऐसा जब भी सवाल आएगा ना तो आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि वाष्पीकरण और संघनन ये दोनों घटनाएं साथ साथ हो जाएंगे, एकदम बैठा लीजिए। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि एक वाष्पीकरण और संघनन ये दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पे कैसे होती है सो देखिए, चलिए इसको हम समझाते हैं आपको। ऐसे देखिए बॉटल है, ठीक है, आपने यहां तक क्या किया, पानी को भर रखा, पानी को अब भर रखा है तो क्या होगा, ये पानी की जो बूंदें यहां पे पानी का जो कण है वाष्पीकृत होकर ऊपर आएगा, वाष्पीकृत होकर ऊपर उठेगा, और जब ये संघनित होगा मतलब ठंडा होगा, संघनित होगा तो इसके सरफेस पे, इसके सतह पर, बोतल के अंदरूनी सतह पर अवश्य बात है पानी की बूंदें बैठ जाएंगे। अच्छा, संघनन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, ये आप जानते होंगे। वाष्पीकरण क्या होता है कि जो द्रव है उसको अगर आप हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, मतलब उष्माग्रह उसको प्रदान करते हैं तो वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी घटना को, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या करते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण को ना इवापोरेशन बोला जाता है इन इंग्लिश। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश, कोई बच्चे हिंदी में कंफर्ट होंगे, कोई बच्चे इंग्लिश में, तो आप यहां समझिए कि वाष्पीकरण को इवापोरेशन बोला जाता है और संघनन को क्या बोला जाता है, संघनन को कॉन्डेंसेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्डेंसेशन बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि वाष्पीकरण होगा, ये पहले वाष्पीकृत हुआ और फिर संघनित हुआ। तो वाष्पीकरण और संघनन दोनों चीजें जिस ऑप्शन में होगी वही इसका सही जवाब होगा। तो कहां है देख लीजिए, उबालना बिल्कुल नहीं, वाष्पीकरण तो है लेकिन संतृप्ति है, बिल्कुल गलत, वाष्पीकरण और संघनन है, यही सही जवाब हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका, जिसमें पहले क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगी पानी, उसके बाद फिर से संघनित हो जाएगी। ओके, तो जैसे भी आप देखते होंगे ना कि कभी भी आप देखिएगा, इसको पहले मैं हटा लेता हूं। घड़ा वाले केस में, जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, घड़े से पानी पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसी तरीके से वाष्पीकरण और संघनन की घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो शायद ये आपको समझ में आ चुका है कि बॉटल पे पानी क्यों दिखा, संघनन क्यों हुआ, क्योंकि एक वाष्पीकरण हुआ और एक संघनन हुआ। चलिए अगले सवाल पे चलते हम लोग। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि पहेली ने बूझों से फिर से वही सवाल है, उसी तरीके का सवाल है। क्या बोल रहा है कि पहेली ने बूझों से एक गिलास पानी मांगा। ठीक है, उसमें पिछले सवाल में भी वही पानी वाला कहानी ही था। ठीक है, इसमें क्या रहा, उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। क्या बोल रहा, एक गिलास बर्फ बर्फ का ठंडा पानी दिया। क्या दिया, बर्फ का
ठंडा पानी दिया। ठीक है, पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा। वही सवाल है जो पिछला सवाल था। ओके, उसी तरह का सवाल है। क्या देखा? पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और बूझों से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। तो अब आंसर क्या उसका सही होना चाहिए? देखिए, हमने बोला है कि वाष्पीकरण और संघनन होना चाहिए। ऐसे सवाल में जब भी ऐसा सवाल आए तो वाष्पीकरण और संघनन ही इसका सही आंसर होगा। एकदम मतलब आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो गिलास से पानी का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तो समझ में आ रहा, संघनन नहीं दिखा हमको। रिसने का तो कोई सवाल नहीं पैदा लेता। वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तक तो ठीक है। ठीक है, संघनन होना चाहिए तो यहां पे आ गया वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन और वाष्पीकरण दोनों। तो यहां पे क्या हो गया? संघनन। संघनन होना चाहिए तो संघनन यहां पे हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संघनन। वायुमंडलीय जलवाष्प का क्या हो जाएगा? संघनन। चलिए अगला सवाल पे। कहता है मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। अच्छा, पिछले सवाल में कुछ बच्चों को यह हो सकता है कंफ्यूजन कि सर आपने जो है वाष्पीकरण बोला था और संघनन दोनों बोला था। तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे बोल रहा है कि पहले से ठंडा पानी ही दिया। तो चूंकि पानी पहले से ही ठंडा है, ठीक है, तो बाहरी सतह पर पानी गया है, तो बाहरी सतह पर पानी तो वाष्पीकृत होकर उल्टा तो नहीं आया होगा। तो यह वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन हुआ यहां पे। ठीक है ना? हाँ, अगला सवाल पे चलता। मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों, देखिए इसमें जितना क्वेश्चन होगा बूझो पहेली इसी तरह का होता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। परिवर्तन आपके सामने में दिया हुआ। क्या है परिवर्तन? मोम पिघल रहा था। देखिए ऐसा वाला सवाल जब आए ना तो इसको समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। मोमबत्ती में दोनों घटनाएं घटती हैं, एक पिघलता भी है और एक जलता भी है। देखिए ये मोमबत्ती है, इतना मोटा मोमबत्ती है, ठीक है, और ये इसका लेयर्स। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पिघलता है। ये क्या हो रहा है? पिघलता है। और ये वाला पार्ट स्पेशली जो ना ये जलता है। ठीक है, तो पिघलने वाला जब रहेगा ना तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, और जलने वाला जब रहेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन के आएगा। क्योंकि जलता कब है कोई भी चीज? जब किसी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो रिएक्ट करेगा तो जलेगा। तो जब वो जलेगा तो और रिएक्शन हमेशा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है, इसलिए जलने वाला कहानी दिया तो आप समझ लीजिएगा कि रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन हाँ, एक और बात याद रखिएगा, कपूर जल रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा। देखिए बहुत बड़े बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन आता है ना, जैसे मैंने समझा दिया कि जलना रहेगा तो आप रासायनिक परिवर्तन कर दीजिएगा, पिघलना रहेगा तो भौतिक परिवर्तन कर दीजिएगा, मैंने समझा दिया। तो बच्चा क्या करेगा, अगर क्वेश्चन में कभी आ गया और क्वेश्चन में रहेगा कि कपूर का जलना, कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन, तो बच्चे को तो बात ध्यान में रहेगा मेरा कि अरे भैया सही तो बोले थे कि जलना रहेगा तो रासायनिक। नहीं, कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा। क्यों? क्योंकि कपूर जलता क्या है, कपूर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। समझे? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो कहानी है ये जलने का है, ये जो कहानी है ये भौतिक परिवर्तन का है। ठीक है, चलिए ठोस से, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो जब कपूर का जलना रहेगा तो भौतिक परिवर्तन, और बाकी ऐसे जलने की बात रहेगी तो समझिए कि वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ रहा है। चलिए वापस हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ वो हम समझते हैं। चलिए सबको हम हटा लेते हैं। चलिए क्या है देखते हैं क्या दिया हुआ। हाँ, मोम पिघल रहा था, ओके, मोमबत्ती जल रही थी, ओके, मोमबत्ती का आकार घट रहा था, सही है, पिघला हुआ मोम जम रहा था, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त में से जो परिवर्तन उत्क्रमित है, कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो उत्क्रमित है? चलिए उत्क्रमित को हम पहले समझाते हैं। उत्क्रमित
एक होता, और एक होता अनुत्क्रमित। अनुत्क्रमित, अरे भैया ये हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उत्क्रमित का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स किया जा सके, वापस जो लाया जा सके, रिवर्सिबल, जो रिवर्स किया जा सके, वापस लाया जा सकते हैं। और अनुत्क्रमित, अनुत्क्रमित इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, ओके। देखो तो उत्क्रमित कौन होगा, रिवर्स कौन होगा? जो भौतिक होगा, जिसमें अवस्था परिवर्तन होगा, वही उत्क्रमित होगा। जैसे बर्फ पिघल के द्रव बन गया, वाटर, पानी बन गया, पानी का फिर अवस्था परिवर्तन हो गया तो वो भाप बन गया, फिर भाप को हम संघनित करेंगे तो द्रव बन जाएगा, द्रव को फिर क्या कहता है और संघनित करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ठोस, बर्फ बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ अवस्था परिवर्तित हो रहा। ओके, तो ये जो सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है ये उत्क्रमित है। तो उत्क्रमित कौन होगा, जो फिजिकल होगा। ओके ओके, तो मोम पिघल रहा था, ये सही है, इसको वापस हम कर सकते हैं। लेकिन जलने का बिल्कुल नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन है, बता चुका हूं। आकार भी घट रहा है तो आकार वापस नहीं आएगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। पिघला हुआ मोम जम रहा था तो पिघला फिर जमा, तो फिर उतना ही तो हो जाएगा, इसलिए ये भी उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, पहला ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। कहां चेक करिए, 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर डी हो गया इसका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए चपाती, चपाती रोटी जो हम सभी बनाते हैं, ठीक है, और विद्यार्थी हैं तो वो तो बनाते ही बनाते हैं। ऐसे चपाती वो लगभग कम ही बनाते हैं, वो दाल भात चोखा ज्यादा बनाते हैं, लेकिन ठीक है। चपाती की बात यहां पे कर रहा है, तो बोला कि चपाती का बेलना और चपाती को सेंकना दो चीज है। एक आटा को गूंथ लेते हैं हम लोग, उसके बाद रोटी बनाते हैं। चपाती मतलब रोटी, ओके सिंपल। तो आटा को गूंथ लिया, उसका हमने क्या कर लिया, उसका रोटी बना लिया। तो आटा गूंथा, बेला, खराब हो गया, फिर से हम बेल सकते हैं भाई, उसको फिर से वापस मचोड़ मचाला कर सकते हैं, फिर से मन किया फिर से बेल सकते हैं, फिर से, मतलब इस प्रक्रिया को मैं उत्क्रमित कर सकता हूं, रिवर्स कर सकता हूं। मतलब क्या होगा, ये भौतिक हो जाएगा। लेकिन जब रोटी बेल के उसको पका लिया, सिझा लिया, पका लिया, सेक लिया, अब तो वो वापस नहीं आटा जैसा बनेगा, अब उसको तो गूंथ नहीं सकते हम, मतलब अवस्था में अब फिर से परिवर्तन नहीं कर सकते, वापस हम नहीं ला सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। देखो जो वापस लाया जा सकता वो भौतिक परिवर्तन, जो वापस नहीं लाया जा सकता रासायनिक परिवर्तन। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से परिवर्तन के सारे सवाल बनते हैं। आइए देखते हैं। तो चपाती का बेलना सिंपल सा बात है, वापस होगा तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। वापस होगा तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। चपाती का सेंकना वापस नहीं ला सकते हम तो क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही देख लीजिए क्रमशः, इसका ये, इसका ये। देखिए ऑप्शन में क्या है, उल्टा किया जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता, उल्टा किया जा सकता है, और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता। सही आंसर हो गया। इसको उल्टा कर सकता हूं, भौतिक परिवर्तन, तो उल्टा किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन उल्टा नहीं कर सकता। मतलब इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। अरे सही है ना भाई। चले नेक्स्ट सवाल पे चलता हूं। सवाल 11 क्या कह रहा है कि दूध के दही में बदलने पर, दूध के दही में बदलने पर निम्न में से कौन सा सही है। दूध को दही में हम बदल रहे हैं, ठीक है, ये तो घर में रहता ही है, दूध से दही बनता ही है। तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं दूध से दही बनने में, सबको पता है भाई। देखो क्या क्या, इसकी अवस्था तरल से अर्धठोस, सही बात है। दूध पूरी तरीके से तरल होता, दही अर्धठोस होता, दही अर्धठोस होता, ये बात सही है भाई। यह रंग बदलता ना ना ना, अरे दूध भी उजला होता है, दही भी उजला होता, तो ये रंग थोड़ी ना बदलता है, तो ये गलत हो गया। अगला, यह स्वाद बदलता, बिल्कुल भाई, दूध का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग है, तो यह स्वाद ही बदलता है, यह सही है। परिवर्तन को पूर्ववतः नहीं किया जा सकता, एकदम करेक्ट है। मतलब दूध
से अगर आपने दही बना लिया तो दही से वापस दूध आप नहीं कर सकते। यही बात तो ये लिख रहा है कि परिवर्तन को, मतलब दूध से जो दही बन गया उसको पूर्वतः मतलब दूध के रूप में नहीं कर सकते, मतलब सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नीचे से सही विकल्प चुने, तो ऑप्शन नंबर 1 3 4 जिसमें मिलेगा 1 2 2 3 1 3 4 1 3 4, यह है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो गया। समझ में आ चुका है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ 3:15 हो गए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा? 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में, देखो चूंकि ये सब परिवर्तन के सवाल हैं और यहां पे एक केमिकल कंपाउंड दिया हुआ, रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड दिया हुआ, तो केमिकल कोई कंपाउंड एक दूसरे से जुड़ेगा ना तो केमिकली ही सब्सटेंस बनाएगा, मतलब वो रासायनिक पदार्थ का ही निर्माण करेगा, और रासायनिक पदार्थ का निर्माण करेगा तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। क्रिस्टल का बनना भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता, ठीक है ना। अगर रंग रूप बदल गया वो भी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। कोई भी चीज में अगर उससे परिवर्तन होता अवस्था को छोड़ के रासायनिक के अंदर आ जाएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन में, देखो क्या बोला, कॉपर सल्फेट के पाउडर। तो कॉपर सल्फेट किसको बोलते हैं भाई? कॉपर सल्फेट बोलते हैं CuSO4, सही है क्या? सही है क्या? CuSO4 सही है। फिर तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों तो केमिकल कंपाउंड ही है। तो इस दोनों की दो मतलब कॉपर सल्फेट पाउडर में एसिड डाल दिया, तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, डाल दिया कि 2 बूंदें मिलाई गई और फिर इसे घुलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डाला गया, तो क्या होगा भैया? ये रासायनिक परिवर्तन है। 2 कंपाउंड है उसको अगर आपने एक अनुपात में डाला है तो ऑब्वियस बात है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है, तो पक्का चरण 1 रासायनिक परिवर्तन, चरण 1 रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बोला सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो गया, क्रिस्टल का बनना और रंग का परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन ही है भाई। मतलब चरण 2 ये भी रासायनिक परिवर्तन, तो चरण 1 भी रासायनिक, चरण 2 भी रासायनिक। ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला रहा भौतिक, गलत, रासायनिक और भौतिक गलत, दोनों रासायनिक, सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ में आ रहा है आप सबों को? ओके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता कौन नहीं है? अभी जस्ट हम बताएं आपको कि देखो भैया अवस्था में परिवर्तन होता है तो ये भौतिक परिवर्तन है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, मतलब बर्फ से पानी, पानी से भाप का बनना, वाष्प का बनना, बता चुके हैं आपको जस्ट। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, ओके। और हमसे पूछ भी रहा है कि कौन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, मतलब आंसर तो यही होगा। बाकी का देख लेते हैं। रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है भाई, रंग में परिवर्तन होता है। अभी जस्ट पिछला सवाल में देखें, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे हमने डाल दिया तो उसका रंग परिवर्तित हो गया था, नीले रंग का हो गया था। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, मतलब ये विशेषता है रासायनिक परिवर्तन का, ओके। ध्वनि का उत्पादन भी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। गंध में परिवर्तन भी होता है रासायनिक परिवर्तन में, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ओके। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भौतिक परिवर्तन की विशेषता। क्लियर है ना? अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 14 क्या कहता है सो देखिए, आग लगने की स्थिति में, आए दिन आग लगे जाते हैं। पटना में आपने सुना होगा कि एक पाल होटल था, बहुत पुराना, बहुत फेमस, उसमें भी आग लग गया। सिपारा में कुछ दिन पहले आग लग गया, तो ऐसे ऐसे विश्वकुमार में कुछ दिन पहले आग लग गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आग लगने की घटना तो आए दिन खासकर गर्मियों में घटती ही रहती है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्मी में ही हो, लेकिन गर्मियों में थोड़ा ज्यादा, ओके। तो कह रहा है कि आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता, ठीक। तो बोल रहा है कि अलार्म को कमरे में कहां रखोगे? एक बात बताओ, धुआं है,
धुआं क्या हो गया, गैस हो गया, हवा हो गया। तो हवा बहुत हल्की होती है, तो वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो जब वो ऊपर उठेगा और धुएं का पता लगाएगा अलार्म, तो जो धुएं का पता अलार्म लगाएगा और धुआं ऊपर उठेगा, तो अलार्म भी तो ऊपर लगाना पड़ेगा ना भाई, तब तो पता लगा पाएगा। आइए ऑप्शन में देखिए क्या दिक्कत है इसमें। दरवाजे के पास क्या फायदा, अलार्म काम करेगा। फर्श पर, जमीन पे रखेंगे तो क्या फायदा, धुआं तो ऊपर चला जाएगा, डिटेक्ट ही नहीं करेगा। किसी भी दीवार, अपने मन से कुछ हो नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छत पर। छत पर लगाएंगे, वो धुआं ऊपर जाएगा, उसको इंडिकेट करेगा कि भैया आग लग चुकी है, आप जाके उसका जो सही उचित कार्रवाई हो करिए आप। मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, छत पर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 15, जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। जल चक्र में क्या नहीं होता, जल चक्र आप जानते हैं कि समुद्र, कौन कौन सा, समुद्र, तालाब, नदी, झरना, तालाब, नदी, झरना, ये सब का पानी तापमान के कारण, टेम्परेचर के कारण ऊपर उठेगा, वाष्पीकृत होगा। क्या होगा ये, वाष्पीकृत होगा। मतलब पानी का क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकृत होगा। बादल के रूप में, गैस के रूप में ऊपर जाएगा, बादल संघनित हो जाएगा। अरे सही है क्या, अरे हाँ या ना तो बोलो, संघनित हो जाएगा, असंघनित होकर फिर से वर्षा के रूप में वापस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो चक्र चला, यही चक्र क्या कहलाता है, हम लोगों का जल चक्र। ओके, तो ऑप्शन में देखिए कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता। आइए देखते हैं हम, क्या बोला, वाष्पीकरण। अरे होगा वाष्पीकरण, बोलता रहा है, मैंने बोला तो यहाँ पे वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण तो होगा। बादलों का निर्माण भी होगा, अभी जस्ट बताया है। संघनन, संघनन भी होगा, मतलब वर्षा जल संचयन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो गया, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन जल चक्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। जल चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण आते हैं, बादलों का निर्माण आता है, संघनन आता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ, इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ, तो वर्षा जल का संचयन इस सवाल का सही जवाब। ओके, चलिए सवाल नंबर 16 पे चलता हूं। 14, 15 और 16 आइए देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम, ओके, आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से जल मुक्त कर देगा। कौन सी विधि ऐसी है जिससे हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा, सॉरी मुक्त जल देगा, मतलब आपको जल में कोई अशुद्धि नहीं रहेगा। कौन सा ऐसा विधि है जिससे, देखो देखो ये जल है, जल में मुख्यतः दो तरह की अशुद्धियां होती है। ओके, एक अस्थायी अशुद्धियां होती है और एक अस्थायी अशुद्धियां होती है। ठीक है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। इसमें सल्फेट बनते हैं, इसमें बाइकार्बोनेट बनते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, देखेंगे और आगे कुछ सवाल आएंगे उसमें हम। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा प्रक्रम जो है जल को पूरी तरीके से अशुद्धियों से मुक्त कर देगा। तो एक होता है डिस्टिलेशन मेथड, एक होता है आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। देखिए आसवन से जुड़ा हुआ दो शब्द आते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा प्लीज आप लोग। देखिए क्या मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, आसवन से जुड़ा हुआ दो शब्द आते हैं। पहला है तो एक आसवन, ओके, दूसरा है प्रभाजी आसवन। ऐसा नहीं कि एक बार आसवन पढ़ा हमने, फटाफट देखा, ऑप्शन में मिला टिक, टिक हो जाएंगे तो भैया बर्बाद हो जाएंगे आप, समझे क्या। देखिए दो ऑप्शन है, एक दो शब्द है, एक आसवन और दूसरा क्या है, प्रभाजी आसवन। आसवन को बोलते हैं डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है आसवन, सिंपल सा है कि जैसे समुद्र का पानी है या फिर कोई पानी है, उसको टेम्परेचर देके, हीट देके ना, उसकी अशुद्धियों को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता। तो वाष्पीकरण से जो बाहर चला जाता है उसकी अशुद्धियां, वो अशुद्धियां पहले अस्थायी होती है इसलिए चली जाती हैं, जो चली जाती हैं अशुद्धियां ना, और
वो आसवन विधि कहलाएगा। अब प्रभाज्य आसवन क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम से उसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये कोल्टार, ये सब जितनी चीज मिलते हैं ना, ये पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसवन से मिलते हैं और समुद्र के पानी के आसवन से शुद्ध जल मिलते हैं। ठीक है, तो दो हो गया। तो यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है? आसवन कौन सी विधि से इसको कर सकते हैं शुद्ध? तो सिर्फ उबालना से काम नहीं चलेगा, छानना से तो बिल्कुल नहीं, क्लोरीन क्या पूरी तरीके से नहीं होगा मुक्त, इसलिए आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड, ये इसका सही जवाब है। देखिए सबसे शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा शुद्ध करना है तो कौन सा? डिस्टिलेशन मेथड। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, सवाल नंबर 17 क्या कहता? कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कोई पदार्थ शुद्ध है। देखो आप पढ़े होंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें के शुरुआती में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, पदार्थों का वर्गीकरण दिया, वर्गीकरण के अंतर्गत आपको दिया हुआ शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत पहले दो आते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। ये छोटा तो होगा नहीं फिलहाल मेरे से, तो आइए हम यहां देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो आते हैं, एक तत्व आएगा, दूसरा अरे भैया दूसरा यौगिक आएगा। एक तत्व आएगा, दूसरा क्या आएगा हमारा? यौगिक। ओके, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व जानते हैं किसको बोलते हैं? तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। यौगिक का क्या होता है? कंपाउंड। देखो मैं इंग्लिश वर्ड भी इसके अंतर्गत क्यों लिखता हूं जरा समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब समझ में आ रहा, लेकिन कुछ कुछ जो टेक्निकल टर्म्स जैसे मिश्रण किसको बोला, ठीक है, पदार्थ किसको बोला, या इस तरह का जो शब्द है ना वो उनको ध्यान में नहीं रहता, उसके लिए कर दे रहा हूं। ठीक है, तो तत्व हो गया एलिमेंट, यौगिक हो गया कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए एलिमेंट जो होगा, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का कोई भी कण उठाइएगा ना आप, तो उसमें सिर्फ गोल्ड के ही कण पाए जाएंगे, कुछ और नहीं पाया जाएगा, तो शुद्ध होगा। तो ये तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप का जो भी तत्व है वो शुद्ध होगा। यौगिक, अगर हम यौगिक ले लेते हैं तो यौगिक भी शुद्ध के अंतर्गत आएगा। अगर हम CO2 लेते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, तो CO2 का कोई भी मॉलिक्यूल हम लेंगे ना, अणु लेंगे ना, तो उसके अंदर सिर्फ वही रहेगा। ठीक है, तो अब हमको तो आंसर करना होता है ऑप्शन के हिसाब से, तो आइए ऑप्शन के हिसाब से क्या हम ये देखते हैं। ऑप्शन में बोल रहा हूं कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं, अभी जस्ट बताया हमने एलिमेंट के अंदर। सही बात है कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के ही कण होते हैं, यह सही जवाब है आपका। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। नो, अभी बताया शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो ही आते हैं, तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं, मिश्रण नहीं आते। क्योंकि इसके अंदर मिश्रण दे दिया इसलिए यह गलत ऑप्शन ना। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है। मैंने बताया कि आप कोई भी कण उठा लीजिए उसके अंदर से सब एक ही जैसा होगा, तो सही बात है भाई। शुद्ध पदार्थों का संगठन मतलब कंपोनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे वो मिलकर बना है वो सर्वत्र सब जगह समान रहता। सही है, ये सही बात है, ये सही है। अच्छा, निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों का, ये गलत बात। ऐसा स्पेशल थोड़े ना है कि निकेल छोड़ के जो है सब हो जाएगा, ना ना, ऐसा थोड़े ना है। निकेल भी है भाई, ये गलत हो गया। तो दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट और 3 जिससे मैच करेगा इसमें 2 है, नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्या शुद्ध पदार्थ के लिए कौन से कथन सत्य हैं? तो एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे, दूसरा सर्वत्र संगठन उसका समान होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? इधर 16 पे वापस आ गए क्या? ना ना, अरे भैया ऐसे नहीं करो, ये तो बताइए दिए हो। 18 पे चलता है। ठीक है, क्या कह रहा? जंग में लोहे के वजन, चलिए पहले यहां पे एक चीज देख लेते हैं। जंग लगे लोहे के वजन,
देखो, लोहा में जंग का लगना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान में रखिएगा। चूंकि हम परिवर्तन को पढ़ रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें के अंतर्गत, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जंग का सूत्र भी होता है Fe2O3 इंटू XH2O, और Fe3O4 भी होता है, लेकिन एकदम सही पूरी तरीके से सही पूछा जाए तो ये वाला है। क्यों? सो देखिएगा, एक्स इसलिए लिखा हुआ है ना ताकि जहां पे हम लोहा को रखते हैं अलग अलग जगह पर वायुमंडलीय जो भाप है, वाष्प है, वो अलग अलग होता है। तो जितनी ज्यादा मात्रा होगी वाटर की उसके हिसाब से यहाँ पे एक्स फिल हो जाएगा। ये एक्स वैल्यू है कि वाटर का कितना मॉलिक्यूल होगा, कण होगा उसके लिए, ठीक है। तो जंग का ये सूत्र, ये किसका है? जंग का। और जंग कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जंग लग जाएगा, एक बात बताइए, लोहा है और उसके ऊपर ये आ जाएगा तो और वो बढ़ ही ना जाएगा जी बाहर। तो वही बात है, क्या है क्वेश्चन? देखो, ये लंबे समय तक बढ़ता। हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि आज लोहा रखा तुरंत वजनदार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ये लंबे समय तक बढ़ता, सही बात है भाई। या पहले अरे ना, ये कोई नौटंकी नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले घटता है फिर घटता। नो, ये एक समान रहता है। जंग तो जंग का है लगेगा, ये भी गलत बात है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, देखते हैं। तरल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं तरल? लिक्विड को बोलते हैं? बोलो, द्रव को बोलते हैं क्या? द्रव को बोलते हैं क्या तरल? नहीं भैया, सिर्फ द्रव को नहीं बोलते हैं, द्रव को तो बोलते ही हैं, द्रव के साथ गैस को भी बोलते हैं, गैस को भी बोलते हैं, गैस को भी बोलते हैं। देखिए, तरल का सिंपल सा मतलब है विच कैन बी फ्लो, जो फ्लो हो सकता है। तो तरल को इंग्लिश में लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, जो बह सकता है, फ्लो कर सकता, बह सकता, ठीक है। तो बहता कौन है? पानी भी बहता है भाई, गैस भी बहता है, हवा भी बहती है ना। तो लिक्विड द्रव, गैस और गैस, ये सब क्या है? तरल है। तरल के बारे में ये सवाल दिया हुआ। प्रवाह का मतलब फ्लो हो गया, तो कह रहा तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता। सही बात है, ठीक है। क्या कहना चाहते हो भाई तुम? तो कहना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। ये बोला, ये स्टेटमेंट दे दिया, क्या दिया? कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। तो आप बताइए कि नीचे वाला कौन सा सही है, ठीक है। हम बता देंगे इसमें क्या हो गया। चलिए, केवल गैसें तरल के नहीं, केवल गैस गलत हो गया। क्यों? अभी जस्ट समझाया हमने कि गैस और द्रव दोनों तरल के गुण हैं। ओके, गलत है वो, ये गलत हो गया। गैस तथा अरे ठोस कहां से आ गया भाई? ठोस थोड़े ना होगा, ठोस थोड़े बहता है। ऐसा थोड़े ना कि आपने एक टेबल यहां पे रखा, बह के वहां चल जाएगा या पिघल जाएगा, ऐसा थोड़े कुछ ना होगा। नहीं, ठोस तो नहीं होगा, गलत हो गया। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, एकदम सही जवाब हो गया। गैस तथा द्रव, द्रव और गैस दोनों मिलके ये चीज क्या करता है? द्रव और गैस दोनों मिलके ये काम करता है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। ओके, चलिए 20वें नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अभी तक जितना हमने आपको समझाया है, समझाते समझाते 1 से लेकर 20 तक हम पहुंच चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये सारे सवाल और सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए और आगे देखेंगे और अच्छे से। फिलहाल देखते हैं सवाल नंबर 20 को। क्या कहता? कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल, आइए भैया पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं हम लोग। कणों के मध्य आकर्षण बल का क्या मतलब हुआ? कणों के मध्य आकर्षण बल का क्या मतलब हुआ? पहले तो ये समझ लेते हैं। ओहो, आकर्षण बल का मतलब क्या? इसको जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर
मॉलिक्यूलर। मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं ताकि सारे बच्चे फायदा उठा सकें। ठीक है, क्या है? कणों के मध्य आकर्षण बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या होता है ये होता है कि दो कण है, जैसे एक कण है और दूसरा कण है। एक कण है, ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, पहला कण और दूसरा कण। तो इस दोनों कण के बीच ये जो फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये फोर्स अट्रैक्शन वाला होता, ये कण इसको ऐसे खींचता, इसको ऐसे खींचता। तो भाई जिसमें जितना ज्यादा खिंचाव होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, वो उतना ज्यादा ठोस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ठोस में आकर्षण बल ज्यादा, द्रव में कम, तब ना बहता है भाई, और गैस में उससे भी कम, इसलिए वो भी बह जाता है ज्यादा। तो ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। तो ही है, देख लेता हूं ऑप्शन के हिसाब से क्या बोल रहा। जिसमें पार्टिकल ज्यादा होगा यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत, उसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, जल वायु पवन क्या बोल रहा है? सही क्या बोल रहा है? आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कम आकर्षण बल से ज्यादा, ज्यादा ऐसा में करिए। तो जल से ज्यादा आकर्षण बल वायु का होता है, यह गलत बात है, बिल्कुल नहीं होता। वायु से ज्यादा शर्करा का होता है, ये तो सत्य है, लेकिन शर्करा से ज्यादा तेल का नहीं होता है, इसलिए यह भी गलत है। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन से ज्यादा जल का होगा क्योंकि जल लिक्विड है। जल से ज्यादा शर्करा का होगा क्योंकि ये ठोस है। मतलब गैस से ज्यादा आकर्षण द्रव में, द्रव से ज्यादा आकर्षण ठोस शर्करा में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्यों हुआ समझ में आ रहा भाई? अरे क्लियर है ना, क्यों हो रहा आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। देखो ये क्यों नहीं होगा, नमक ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, तो ठोस के बाद तो द्रव आएगा नहीं, आकर्षण बल कैसे बढ़ेगा? गैस से ज्यादा होगा द्रव का आकर्षण बल और द्रव से ज्यादा होगा ठोस का आकर्षण बल। तो इस ऑप्शन के अंतर्गत गैस हो गया ऑक्सीजन, ओके, गैस हो गया ऑक्सीजन, जल हो गया द्रव और ठोस हो गया शर्करा। तो चूंकि ये इससे ऐसे बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं शुद्ध अंक 21 पे। क्या बोल रहा है? निम्न कथनों में से विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये पानी ठीक है क्या? ये पानी ठीक है ना? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन तो देखते हैं। क्या वह है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। यह सत्य है या नहीं आपको बताना है। दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तब जल का क्वथनांक घट जाता है। इस दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों सही है, क्या गलत है आपको बताना। देखिए पहली बात, इसको समझने के लिए तो आपको यह समझना पड़ेगा ना कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, क्वथनांक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक किसको बोलते हैं ये देखते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक किसको बोला जाता? देखो जब कोई बॉइलिंग पॉइंट है ना, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट है तो ठीक। चलिए, जब कोई द्रव रहेगा, द्रव को आप ताप दीजिएगा, द्रव को आप क्या करिएगा? ताप दीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, तो ये क्या गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होगा, भाप में परिवर्तित होगा, उस न्यूनतम तापमान को, किसको? उस न्यूनतम तापमान को आप लोग क्या बोलेंगे? न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होती है, उस तापमान को आप लोग क्वथनांक बोलेंगे। ओके, और जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव
ठोस में परिवर्तित होती है वापस, उस न्यूनतम तापमान को आप लोग हिमांक बोलेंगे, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए भाई, आप जानते हैं जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जल का हिमांक आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जानते हैं कोई भी अगर आप अशुद्धि मिला देंगे ना इस लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर, ये जो जल है उसके अंदर अगर किसी भी तरह की अशुद्धियां आप मिला देंगे, नमक भी तो इसके लिए एक तरह की अशुद्धियां ही ना है, तो किसी तरह की जब आप अशुद्धियां मिला देंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। हिमांक क्या होगा? घट जाएगा। मतलब क्या हुआ? जो वाटर जो है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता था, अब 100 पे नहीं उबल के 100 से ज्यादा पे उबलेगा। 100 से ज्यादा पे। एक कॉन्सेप्ट यहां पे भी आइए और हम बता ही देते हैं आपको। चलिए, अगर 1000 ग्राम पानी है, चलिए हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, 1000 ग्राम पानी है, तो उसमें अगर आप 58 ग्राम क्या मिला दीजिएगा? नमक मिला दीजिएगा ना, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्वथनांक का। मतलब वो 100 पे बॉयल कर रहा था, तो अब 100 पे बॉयल नहीं करेगा, 100.5 पर जाके बॉयल करेगा। कब? जब 1 लीटर में 58 ग्राम नमक मिला दीजिएगा। तो आपको अनुपात समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। चलिए, उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। 0 पे आप फ्रीज नहीं होगा, 0 से और टेम्परेचर कम करिए तब जाके फ्रीज होगा। तो हाँ भाई, बात 1 नंबर सही है, तो 1 सही है। और ये बोला है कि मिथाइल अल्कोहल में जब डालते हैं तो क्वथनांक घट जाता है, ये गलत बात है, वो भी तो लिक्विड है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका सही जवाब हो गया केवल 1, ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में आया है? यहां पे हमने क्या क्या समझाया? क्वथनांक किसको बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, क्वथनांक किसको बोलते हैं? जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होगा, तो जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होगा वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। नमक मिला दोगे, अब 100 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तब जाके बॉयल होगा। हिमांक किसको बोलते हैं? कोई द्रव जब ठोस में परिवर्तित होगा उसको हिमांक बोलेंगे। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें नमक मिला दोगे तो 0 पे हिमांक नहीं जमेगा, ये और कम होगा तब जाके ये क्या होगा? जमेगा। इतना समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। टक 22 नंबर सवाल कह रहा कौन सा भौतिक परिवर्तन है? अरे भैया, भौतिक परिवर्तन कितनी बार बताया? भौतिक परिवर्तन तो कितनी बार बताया भाई? भौतिक परिवर्तन कौन होता है? जिसमें अवस्था परिवर्तित होगा, जिसको वापस हम ला सकते हैं, जो उत्क्रमित होता है वो भौतिक होता है। जिसको वापस नहीं ला सकते, जो अनुत्क्रमणित होता है, अनुत्क्रमित इरिवर्सिबल होता है, वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। आइए, पिघलना रहेगा वर्ड, वो कौन सा? भौतिक परिवर्तन। जलना रहेगा वर्ड, कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। कपूर का जलना, भौतिक परिवर्तन। ओके, आइए देखते हैं। लौह धातु का पिघलना, पिघलना है भौतिक परिवर्तन, सही। लौह में जंग लगना, अरे भैया अभी जस्ट बताए थे कि जंग लग जाएगा तो उसके ऊपर लेयर्स आ जाएंगे Fe2O3 का, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो ये गलत है। एक लौह छड़ को मोड़ देना, अरे भैया इसको जब मोड़ दीजिएगा तो वापस भी तो कर दीजिएगा। अवस्था परिवर्तन हुआ है ना, सिर्फ रूप बदला है ना, सिर्फ अवस्था ने बदला, रूप बदला ना सिर्फ, इसलिए ये भी भौतिक परिवर्तन। मतलब एक लोहा छड़ को मोड़ना भी भौतिक परिवर्तन, लौह धातु का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन, और लौह धातु का एक तार खींचना, क्या हो गया? तार खींच दिए, फिर उसको कर देंगे शॉर्ट, ये भी क्या हो जाएगा? एक तार खींचना भी, ये क्या हो जाएगा हमारा? भौतिक परिवर्तन। चेक करिए ऑप्शन नंबर 134 या ये इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो गया। समझ में आ गया होगा? चलिए अगले सवाल पे चलता हूं। 23 क्या कहता है? जल की अस्थायी कठोरता। अभी जस्ट हमने बताने की कोशिश किया था कि देखो जल जो है ना, ओहो, जल जो है, जल के अंदर 2 तरह की कठोरता होती है, एक अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट से बनता,
अस्थाई सल्फेट से बनता है। जैसे किसका सल्फेट, दो स्पेशल याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो महत्वपूर्ण है जिसके सल्फेट से ये अस्थाई कठोरता बनती है। तो उसको किसका प्रयोग करके दूर कर सकते हैं, कैल्शियम, तो ये तो होता है, तो कैल्शियम से दूर नहीं करेंगे, सोडियम क्लोराइड नहीं, यस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से कठोरता क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। चलो अगला सवाल फटाफट देखते हैं, दो सवाल को आज के लिए 25 तक ही देखेंगे फटाफट। बोल रहा है लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, जंग लगने को कहते हैं, जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। ओके याद रखिएगा, जंग लगने को क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो देखो संक्षारण कहते हैं, तो विलयन तो बातें खत्म हो गया, विलयन बातें, संक्षारण का दो ऑप्शन है, एक यहां है और एक वहां है। और जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये दिया भौतिक, यहां है रासायनिक, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण, और यह एक रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है। चलिए आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 25। आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, फिर इसके अगले दिन पढ़ेंगे इसके आगे 26 से। चलिए 25वां देख लेते हैं। लेकिन हम क्या कह रहा, सल्फर, सल्फर एस, क्या कह रहा, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, सल्फर एस और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 का एक मिश्रण है। देखिए ये दोनों कंपाउंड है, और ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, एक अनुपात में मिलेगा, अनुपात में मिलेगा तो समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण, यौगिक का समांगी मिश्रण होता है, और ऐसे कैसे कैसे मिला देंगे, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। और विषमांगी मिश्रण का कोई सूत्र भी नहीं होता, ठीक है, ये बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। चलो तो समांगी मिश्रण, समांगी को आज का ये सवाल है लास्ट, समांगी मिश्रण, ठीक है, जो जिसमें वैसा मिश्रण जिसके अंतर्गत सारे जो पार्टिकल हैं, सारे जो कण हैं वो एक समान होंगे, तो समांगी मिश्रण होगा। ओके और जो समांगी मिश्रण होता है ना, उसके कण आपको दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे, याद रखिएगा, यह हमेशा के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखेंगे। जो समांगी मिश्रण होंगे, कण एक समान होंगे, पूरी तरीके से मिला हुआ रहेगा। जैसे ऑप्शन, जैसे एग्जांपल पूछा जाए तो एग्जांपल देखो, पानी में नमक मिला दो, समांगी मिश्रण, पानी में चीनी मिला दो, समांगी मिश्रण, पानी में, तो ये हो गया, दूध में, दूध छोड़ दो, पानी का रखो फिलहाल, ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो जो समांगी मिश्रण होगा उसका कण दिखता है क्या, इसमें चीनी मिला दो क्या चीनी का कण दिखेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पेंदी में दिखता है बैठा हुआ, अरे भैया बहुत सारा मिला दे तो इसलिए बैठ जाता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, छोड़ दो वो सब बात, मिला देंगे। अगर पूरी तरीके से नहीं दिखेगा कण, तो पानी में नमक का मिलना, पानी में चीनी का मिलना, ये क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के कण एक समान होते हैं, और एक समान होंगे, और बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो छोटे छोटे कण होते हैं, तो छोटे छोटे कण होंगे, इसलिए क्या होगा, दिखाई भी नहीं देगा। और चूंकि कण दिखाई नहीं देगा, तो फिजिक्स के अंदर आप पढ़े होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिजिक्स के अंदर आप पढ़े होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आओ यहां दिखाते हैं। देखो इधर, जब ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे है, ठीक हो, देखो कोई लिक्विड हो या कोई गैस हो, गैस में भी छोटा छोटा कण होगा, छोटा छोटा कण, और लिक्विड में भी छोटा छोटा कण, बहुत छोटा छोटा कण होगा। तो बहुत जो छोटे छोटे कण होंगे ना, उससे जब लाइट पास करता है, जैसे एक बर्तन है, इसमें क्या कहता है, वही मिश्रण दिया हुआ, मान लेते इसमें दूध मिला हुआ, पानी मिला, दूध मिला हुआ, इससे जब लाइट पास कराओगे ना, तो लाइट का रास्ता दिखेगा। चूंकि रास्ता दिखेगा इसलिए बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट टिंडल इफेक्ट ने दिया था। इस बॉटल के अंदर दूध भरा हुआ, लाइट पास कराया तो लाइट का रास्ता दिखेगा, तो रास्ता का दिखना ये क्या कहलाएगा, टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन ये होता है विषमांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में ऐसा कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखता है। तो चूंकि सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड एक
समांगी मिश्रण है और समांगी मिश्रण में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समांगी मिश्रण में सभी कण एक जैसे, विषमांगी मिश्रण कण एक जैसे नहीं, अलग अलग। समांगी मिश्रण में कण छोटे छोटे होते हैं, विषमांगी मिश्रण में कण थोड़ा बड़े होते हैं। समांगी मिश्रण कभी भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, विषमांगी मिश्रण टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। तो सवाल था सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण कैसा होगा, तो समांगी मिश्रण होगा। ये क्या शो करेगा या नहीं करेगा, चूंकि समांगी है इसलिए शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक। अगले दिन पढ़ेंगे 26 से लेके बाकी रिमेनिंग। तब तक के लिए बाय।